कभी कभी एक छोटी सी भूल घमंड के महल को हिला देती है और यही भूल इतिहास बन जाती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में स्वर्णगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, इस राज्य की मिट्टी में भी सोना उपजता था। यहाँ के मंदिर, महल और भवन अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। स्वर्णगढ़ के राजा महाराज हर्षवर्धन अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे, किंतु उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी चित्रलेखा अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। चित्रलेखा की सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। कहा जाता था कि जब वह अपने महल की अटारी पर आती तो बादलों में छिपा चंद्रमा भी लज्जा के मारे छिप जाता। उसकी त्वचा कुंदन की तरह दमकती थी और आंखें ऐसी थीं मानो किसी ने गहरे समुद्र को उनमें कैद कर लिया हो। लेकिन विधाता ने उसे जितना रूप दिया था, उतना ही अहंकार भी उसके हृदय में भर दिया था। चित्रलेखा को अपनी सुंदरता और अपने राजसी रग पर इतना घमंड था कि वह सामान्य प्रजा को कीड़े मकोड़ों से अधिक कुछ नहीं समझती थी। उसका नियम था कि जब भी वह स्वर्णगढ़ के प्रसिद्ध मीना बाजार से गुजरे तो हर दुकान को रेशमी पर्दों से ढक दिया जाए। कोई भी कुरूप या साधारण दिखने वाला व्यक्ति उसके सामने न आए। उसे लगता था कि किसी गरीब या बदसूरत व्यक्ति की परछाई भी अगर उस पर पड़ गई तो उसका रूप मैला हो जाएगा। एक दिन वसंत ऋतु का आगमन था। राजकुमारी चित्रलेखा अपनी सखियों और भारी सुरक्षा के बीच स्वर्ण जड़ित पालकी में सवार होकर राज्य के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा करने जा रही थी। पालकी के आगे आगे नगाड़े बज रहे थे और मुनादी करने वाले चिल्ला रहे थे, सावधान हट जाओ, राजकुमारी चित्रलेखा पधार रही है, दृष्टि नीची करो, मार्ग खाली करो। जिस मार्ग से राजकुमारी गुजर रही थी वह कुम्हारों और मूर्तिकारों की बस्ती थी। उसी मार्ग के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चंदनपुर गांव का एक युवा मूर्तिकार, जिसका नाम माधव था, एक अद्भुत मूर्ति बना रहा था। माधव अपनी कला में इतना खोया हुआ था कि उसे नगाड़ों की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वह मिट्टी में सने हाथों से एक देवी की प्रतिमा को आकार देने में मग्न था। राजकुमारी की पालकी ठीक उसी पेड़ के पास से गुजरी। अचानक माधव का हाथ फिसला और उसके हाथ से मिट्टी का एक बड़ा लंदा छिटक कर राजकुमारी की पालकी के रेशमी पर्दे पर जा गिरा। पर्दे पर मिट्टी का दाग देखकर राजकुमारी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत पालकी रोकने का आदेश दिया। किस दुस्साहसी ने हमारी सवारी को अपवित्र करने का प्रयास किया? चित्रलेखा की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। जब सत्ता के अहंकार ने कला के हाथ कुचल दिए, तब प्रतिशोध की एक छाया जन्म ले चुकी थी। सिपाही दौड़कर पेड़ के पीछे गए और कांपते हुए माधव को घसीटकर बाहर लाए। माधव ने जब देखा कि उससे क्या अपराध हुआ है तो वह भय से पीला पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, क्षमा करें राजकुमारी, मैं अपनी कला में इतना लीन था कि मुझे आपकी सवारी का भान ही नहीं रहा। यह भूलवश हुआ है देवी। चित्रलेखा ने घृणा से माधव के मिट्टी से सने हाथों को देखा। कला? तुम जैसे नीच लोग गंदगी फैलाने को कला कहते हो। तुमने अपने इन गंदे हाथों से हमारी पवित्र पालकी को दूषित किया है। माधव गिड़गिड़ाता रहा। मैं चंदनपुर का एक तुच्छ कलाकार हूं, सरकार मुझ पर दया करे। लेकिन चित्रलेखा का पत्थर दिल नहीं बसीजा। उसने अपने सेनापति की ओर देखा और क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, इस धृष्टता का दंड मिलना आवश्यक है। जिन हाथों ने हमारी सवारी पर कीचड़ उछाला है, वे हाथ भविष्य में किसी मूर्ति को बनाने लायक नहीं रहने चाहिए। इसके दोनों हाथों की उंगलियों को इसी क्षण पत्थर से कुचल दिया जाए। यह आदेश सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। माधव चीखा, नहीं राजकुमारी, मेरे हाथ ही मेरी रोजी रोटी है। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटी बहन मेरे ही सहारे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरे हाथ मत छीनिए। लेकिन सैनिकों ने राजकुमारी के आदेश का पालन किया। माधव की चीखें स्वर्णगढ़ के आकाश को चीरती रहीं और उसकी सुंदर उंगलियां, जो पत्थर में भी जान डाल देती थीं, हमेशा के लिए कुचल दी गई। चित्रलेखा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसकी सवारी आगे बढ़ गई। माधव को उसी हाल में सड़क किनारे तड़पता छोड़ दिया गया। भीड़ बिखर गई, लेकिन एक व्यक्ति वहां रुका रहा। वह एक लंबा सांवला युवक था, जिसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने काले रंग का लबादा ओढ़ रखा था। उसका नाम विक्रमादित्य था, जिसे लोग विक्रम के नाम से जानते थे। विक्रम कोई साधारण युवक नहीं था। वह माधव का बचपन का मित्र था और पेशे से एक बहरूपिया और जादुई करतब दिखाने वाला बाजीगर था। लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वह रातों को अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने वाला छाया चोर था। विक्रम ने तड़पते हुए माधव को उठाया और उसे वैद्य के पास ले गया। माधव के हाथ तो बच गए, लेकिन वह अब कभी मूर्ति नहीं बना सकता था। अपने मित्र की यह दशा देखकर विक्रम ने कसम खाई, माधव, तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब उस अहंकारी राजकुमारी को देना होगा।